हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मैसी की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो मोराटोरियम का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था, उसमें आज क्या आदेश आए हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, 25 मार्च से हमारा देश बंद हो गया था और लगभग 2.25 महीने सारा देश बंद रहा, जिसकी वजह से बिजनेस, व्यापार, काम धंधे लगभग ठप हो गए हैं। अनलॉक 5 के बाद भी लोगों का काम कोरोना से पहले जितना चला हुआ था, उसके अगर आज कंपेयर करें तो 20, 30, 50% से ज्यादा किसी आदमी का काम नहीं चला हुआ है। करोड़ों आदमियों की जॉब चली गई है, जिनकी जॉब लगी हुई है, खासतौर पे प्राइवेट वालों की, वो भी 20, 30, 50% सैलरी पे अपना काम धंधा कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। अब जो व्यापारी है उनकी भी कमर टूट गई है। देश की अर्थव्यवस्था भी 23.9 नीचे जा चुकी है और लोगों की अगर पर्सनल अर्थव्यवस्था की बात करें, उनकी तो 90% नीचे जा चुकी है। अब दिक्कत परेशानी क्या है? आम आदमी ने और जो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी हैं, उन्होंने कुछ लोन ले रखे हैं। किसी ने छोटा ले रखा है, किसी ने बड़ा ले रखा है, किसी ने होम लोन ले रखा है, किसी ने गाड़ी का लोन रखा, किसी ने मोबाइल का, किसी ने बाइक का। मतलब मध्यम वर्गीय परिवार के करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनका लोन चला हुआ है कोरोना काल की वजह से। क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी यही है, कोरोना काल चला हुआ है, उसकी वजह से करोड़ों आदमी ऐसे भी है जिनसे आज अपनी रसोई का खर्च भी इजली नहीं निकल पा रहा है। अब दिक्कत परेशानी कहाँ है? जब काम धंधा ही 50% से ज्यादा नहीं है, सैलरी भी 50% से ज्यादा नहीं है, तो मुझे ये क्यों नहीं, ये नहीं समझ में आता कि बैंक और एनबीएफसी कंपनी अपनी किस्त आदि क्यों नहीं कर देते। जब इनको ये भी तो, ये कोई एलियंस तो है नहीं, ये कोई दूसरे ग्रह से तो आए नहीं है, तो ये भी इसी ग्रह के रहने वाले, ये भी सामाजिक आदमी तो है, कहीं तो रहते होंगे, कहीं तो इनका घर परिवार होगा, कोई तो इनका यार प्यारा रिश्तेदार होगा जिसने लोन ले रखा होगा, और जो आज जो जिससे वो भरी नहीं जा रही। तो ये भी आर्थिक स्थिति तो लोगों की समझते हैं, तो क्यों नहीं आती किस्त कर देते भाई, एक्स्ट्रा ब्याज लगा लियो भाई, जब काम ही 50% है यार, 100% किस्त कहां से दें। अब उसके रिगार्डिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ था। आज हमारे सोलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता वहां पे पेश हुए। सोलिसिटर जनरल मीन्स हमारे देश के सबसे बड़े सरकारी वकील, वो पेश हुए हैं न्यायमूर्ति अशोक भूषण जी की बेंच के सामने। अब बहुत से आदमी मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि ये जो बेंच क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि जो आम साधारण बोलचाल की भाषा में आपको मैं बताता हूं और समझाता हूं। क्योंकि जो आम केस होगा, आपने देखा होगा किसी के यार प्यारे रिश्तेदार के साथ, किसी के साथ दीवानी का या क्रिमिनल का केस चला होगा। हमारे देश में 2 तरह के केस होते हैं, दीवानी का, फौजदारी का। इंग्लिश में उसको बोलते हैं सिविल का या क्रिमिनल का। अब आपने देखने में ही आया होगा, सामान्य देखने के आदमी के देखने में ही आता है कि कोई केस होता है तो वहां पे एक माननीय जज होते हैं, वकील होते हैं, वो सुनवाई होती है, वो डिसीजन अपना दे देते हैं। कोई भी केस होता है पहले वो लोअर कोर्ट में जाता है, वहां से डिसीजन आ जाता है। अगर कोई सिविल का मैटर है, एक पार्टी उसमें मानने के लिए तैयार नहीं हुई, उससे सर्टिफाई नहीं हुई, तो वो आगे सेशन कोर्ट में उसकी रिट कर दे, दोबारा से उसको केस को आगे ले जा सकते हैं। वहां पे भी डिसीजन आ गया, वहां पे भी अगर वो सर्टिफाई नहीं हुआ तो वो हाई कोर्ट में उसके पास राइट्स हैं जाने के। जोन सी भी पार्टी सर्टिफाई नहीं हुई वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया, हाई कोर्ट का डिसीजन से भी सर्टिफाई नहीं है तो उनके पास पूरे राइट्स हैं, दोनों पार्टियों के पास, क्या वो मान्य सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इन बिटवीन अगर सिविल का केस हो तो लगभग 35 साल लग जाते हैं। अब जब मान्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाते हैं तो फिर वो सर्वमान्य होता है, वो दोनों पार्टियों को मानना ही मानना पड़ता है, फिर अनसर्टिफाई होने का कोई मतलब नहीं रहता। अब सवाल ये आता है जो आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो केस करते हैं या उनके ऊपर कोई केस करता है तो हर कोर्ट में एक ही जज होते हैं जो कि उनकी सुनवाई करते हैं। अब इस केस में जजों की बेंच क्यों है? बेंच किसको बोला जाता है? 2 से अधिक जज जब किसी केस की सुनवाई करते हैं तो उसको बेंच बोला जाता है। तो अब सवाल यह आता है कि बेंच में केस क्यों जाता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो विद्वान न्यायाधीश हैं तो वो एक ही क्यों नहीं उसकी सुनवाई करते?
उसका जवाब यह है कि जो बहुत बड़े केस होते हैं, लाखों करोड़ों आदमियों के साथ जुड़े होते हैं, जैसे पीछे आपने अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का केस सुना होगा, वो भी जजों की बेंच के द्वारा उसका फैसला लिया गया। मतलब कोई भी ऐसा केस जिसका साथ लाखों करोड़ों आदमी जुड़े हुए हैं, उनका घाटा या फायदा जुड़ा हुआ है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बनती है, दो या दो से अधिक जज, उसमें बैठ के फाइनल डिसीजन लेते हैं आपसी सहमति से। फिर वो जो डिसीजन आ जाता है वो सबके लिए सर्वमान्य होता है। अब ये केस, क्योंकि मोरेटोरियम का भी ऐसा केस है, ये भी करोड़ों आदमियों के साथ जुड़ा हुआ है और लोग पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें मोरेटोरियम मिल जाएगा। तो इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो विद्वान न्यायाधीश हैं, उनकी कोर्ट में एक केस चला हुआ, उनकी बेंच के सामने आज सुनवाई शुरू हुई है। अब सुनवाई होने के बाद, क्योंकि ये केस बहुत बड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड है, इसके साथ करोड़ों आदमी जुड़े हुए हैं, तो उसकी सुनवाई थोड़ी लंबी होती है। दोपहर तक सुनवाई चली और दोपहर के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कल की तारीख लगा दी है। कल 19 नवंबर 2020 की तारीख लगी है। मुझे ये तारीख सुनने के बाद दामिनी फिल्म का डायलॉग, मिस्टर सन्नी देओल का डायलॉग आता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मुझे ये नहीं समझ में आता अब ये कब तक और तारीख लगेंगी। अब देखते हैं, कल को शायद फाइनल डिसीजन आ जाए, होपफुली के लोगों को मोरेटोरियम मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।